डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, इसका ये थर्ड पार्ट है। पहले दोनों पार्ट देख लेना फिर इसको देखना, क्योंकि यहां पर काफी तेजी से चीजें चलेंगी। तो देखिए, माउथ के अंदर सबसे पहले जब हमने खाना खाया था तो वो बोलस था। जब वो स्टमक के अंदर पहुंचा और स्टमक के बाद में उसको हमने काइम कहना शुरू कर दिया, और ये काइम जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच चुका है। अब जो हम खाना खाते हैं उसमें कई सारी चीजें होती है, मगर 4 चीजें हैं जिसकी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है। उन सबको डाइजेस्ट करके हमारे शरीर को निकालना है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? वो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो खाना जब माउथ से स्टमक के अंदर आया था और स्टमक से जब इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन में आने से पहले स्टमक के अंदर बहुत सारा प्रोटीन का डाइजेशन हो गया था। तो इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर प्रोटीन्स के साथ ही के अंदर प्रोटियोज और पेप्टोन्स भी मौजूद हैं। यानी कि कुछ प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं हुआ था वो तो है ही, उसके अलावा कुछ जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स जो कि प्रोटीन से ही डाइजेस्ट हुए बने हैं, वो सब वहां पर मौजूद हैं। तो इनके ऊपर यानी कि जो कुछ डाइजेस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, इनके ऊपर पैनक्रियाटिक जूस की जो एंजाइम्स है वो एक्ट करना शुरू कर देंगी और वो इसको कन्वर्ट करेंगी। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स हैं, जिनके ऊपर अब पैनक्रियाटिक जूस की जो एंजाइम्स हैं वो अपना काम करना शुरू करने वाली हैं। तो जो प्रोटीन के ऊपर काम करने वाली है पैनक्रियाटिक जूस की एंजाइम्स, जिसको हम जान चुके हैं, वो है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये तीनों एंजाइम्स यानी कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इन पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगी। तो यहां पर ये जो प्रोटीन्स हैं और जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स है, ये पैनक्रियाटिक जूस के कांटेक्ट में आने के बाद में डाइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। पैनक्रियाटिक जूस का काम डाइपेप्टाइड्स तक ही है, इसके आगे का काम इंटेस्टाइन का है, जिसमें से निकलता है सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो ये तो बात हो गई प्रोटीन्स की। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या होता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां पर ये पॉलीसैकेराइड्स और ये स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जो हम बाहर से खाते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। जो स्टार्च है ये ही पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है पॉलीमर, पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब ग्लूकोज या कोई शुगर की यूनिट। कई सारी शुगर की यूनिट जब हजारों एक साथ में जुड़ जाती हैं तो वो हम पॉलीसैकेराइड कह देते हैं, जैसे कि स्टार्च होता है। तो आप ये मान लीजिए कि ये इस प्रकार से स्टार्च होता है, जहां पर बहुत सारी जो यूनिट्स हैं वो आपस के अंदर गुथी हुई होती हैं, और ये जो यूनिट्स हैं ये सारी की सारी शुगर की यूनिट्स हैं। अब ये देखिए डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स का मतलब होता है 2 शुगर की यूनिट। तो इसके अंदर से 2-2 शुगर की जो यूनिट्स हैं इसको निकाल के अलग अलग कर देने का काम कर रही है ये एंजाइम, जिसका नाम है एमाइलेज। तो मान लीजिए जैसे यहां पर 12 यूनिट्स हैं, तो ये डाइसैकेराइड्स के अंदर 6 2-2 यूनिट्स बन जाएंगी। ये जो डाइसैकेराइड्स के अंदर चेंज हो गया है, मतलब शुगर की 2-2 यूनिट्स आपस के अंदर जुड़ी हुई है, उतना उसने तोड़ दिया है, मगर ये भी एब्जॉर्ब नहीं होगी। ये कैसे एब्जॉर्ब होगी? जब इसको भी तोड़कर सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो काम ये पैनक्रियाटिक जूस नहीं करता, वो इंटेस्टाइनल जूस जो सक्कस एंट्रिकस है वो करता है, उसके बाद ही एब्जॉर्बिशन होता है। तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को जानने के बाद में अब हम जानेंगे फैट्स के बारे में, कि फैट्स के साथ में क्या होता है जब वो इंटेस्टाइन में होते हैं। तो ये जो फैट्स हैं ये डाइग्लिसराइड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, मतलब ये भी उसी प्रकार का एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है जो बाद के अंदर डाइग्लिसराइड्स यानी कि 2-2 तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फर्दर ये मोनोग्लिसराइड्स के अंदर भी यानी कि अलग अलग जो है सिंगल यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर एंजाइम कौन सी काम कर रही है? लाइपेजेस। ये एंजाइम कहां पर हमने देखी थी? तो ये एंजाइम हमने देखी थी पैनक्रियाटिक जूस से जो आ रही थी, और इसको लीवर से आते हुए बाइल जूस ने एक्टिवेट किया था। फैट्स के बाद में अब बचे हैं न्यूक्लिक एसिड्स, जिसको शरीर को एब्जॉर्ब करना होता है, मगर उसको पहले डाइजेस्ट करना होता है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये पैनक्रियास के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स में, और न्यूक्लियोटाइड्स बाद में न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसमें एंजाइम जो काम करती है उसका नाम होता है न्यूक्लियेज। अब पैनक्रियास के अंदर इन चारों चीजों के ऊपर यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स के साथ में जो कुछ भी काम कर दिया है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, उसके बाद के अंदर उसको एब्जॉर्ब करना है। और एब्जॉर्ब करने से पहले, क्योंकि अभी ये बिल्कुल लास्ट एंड प्रोडक्ट नहीं बना है जिसको एब्जॉर्ब किया जा सके, उसको एब्जॉर्ब करने से पहले सक्कस एंट्रिकस जो कि इंटेस्टाइनल जूस से निकलता है उसके कांटेक्ट के अंदर आता है। और ये कहां से कांटेक्ट में आएगा? तो ये मान लीजिए इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है, और ये अंदर की तरफ जो है ये पैनक्रियाटिक जूस ने ये सारे काम कर दिए हैं। इंटेस्टाइन के अंदर भी मूवमेंट होता रहता है, तो जो अंदर वाला हिस्सा है वो मूवमेंट के साथ के अंदर बाहर की तरफ जाता रहेगा। तो मूवमेंट के साथ ही अंदर वाला जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ लास्ट वॉल की तरफ आना शुरू हो जाता है, और यहां पर सक्कस एंट्रियेज काम करना शुरू कर देता है। तो अंदर जो है ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ने अपना काम खत्म कर दिया, और जैसे ही, क्योंकि ये मूवमेंट हो रहा है इसके अंदर, दोनों तरफ से मूवमेंट हो रहा है,
ऐसे ऐसे करके मूवमेंट हो रहा है और साथ के अंदर थोड़ा बहुत और भी मूवमेंट हो रहा है। तो अंदर वाला जो खाना है ये बाहर की तरफ जाएगा और यहां पर ये जो सक्कस एंट्रिकस है इसके अंदर जो एंजाइम्स है ये इसको एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगी और लास्ट में इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो एब्जॉर्ब क्या होता है? बिल्कुल एंड प्रोडक्ट्स, बिल्कुल जो मोनोमर फॉर्म के अंदर हो जाते हैं। कहां से होता है? इंटेस्टाइन से। और इंटेस्टाइन के अंदर सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है? एपिथेलियल लेयर। और क्योंकि इंटेस्टाइन की है तो इसको हम बोलेंगे म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जहां पर यह सारा का सारा काम लास्ट में होता है। तो हमने जाना कि ड्यूडेनम के अंदर पैनक्रियाटिक फ्लूइड जो है वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर काम करता है, उसके एंजाइम्स काम करती हैं और पैनक्रियाटिक जूस की वजह से डाइपेप्टाइड्स बन जाते हैं, डाइसैकेराइड्स बन जाते हैं, मोनोग्लिसराइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। थोड़ा बहुत न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, थोड़े साइड्स भी रह जाते हैं। उसी तरीके से कुछ मोनोग्लिसराइड्स रह जाते हैं, कुछ डाइग्लिसराइड्स रह जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सब कुछ पैनक्रियाटिक जूस ही डाइजेस्ट कर दे, थोड़ा बहुत कुछ अनडाइजेस्टेड भी रह सकता है, जिसको सक्कस एंट्रिकस के पास में एंजाइम्स होती हैं जो कि उसको डाइजेस्ट कर सकती हैं। मतलब दो तरीके के एंजाइम्स एक ही तरीके का काम कर सकती हैं। तो जो प्रोटीन्स थे उनका बन गया था डाइपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स का यहां पर बन जाएगा अमीनो एसिड्स। और सक्कस एंट्रिकस के अंदर कौन सी एंजाइम होती है जो ये काम करती है? डाइपेप्टाइडेजेस। मतलब डाइपेप्टाइड्स के ऊपर क्या काम करेगी? डाइपेप्टाइडेज, और बनाएगी क्या? अमीनो एसिड्स। फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको डाइसैकेराइड्स बना दिया था पैनक्रियाटिक जूस ने। अब क्या करेगा? अब इन डाइसैकेराइड्स को, जो कि माल्टोज भी हो सकता है, लैक्टोज भी हो सकता है और सुक्रोज भी हो सकता है, इनको मोनोमेरिक फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। देखिए माल्टोज जो होता है वो बन जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज जो बन रहा है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और सुक्रोज जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज के साथ में ग्लूकोज बन जाएगा तो वो माल्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज के साथ में दूसरा मोनोमेरिक फॉर्म है फ्रक्टोज, अगर जुड़ जाएगा तो वो सुक्रोज बन जाएगा। और ग्लूकोज के साथ के अंदर एक और जो फॉर्म है गैलेक्टोज है, वो अगर जुड़ जाता है तो वो लैक्टोज बन जाता है। तो ये जो बने हुए होते हैं लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, इनको अपने अपने फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया जाता है। और इसके अंदर जो एंजाइम यूज होती है उसको याद करना और भी आसान है। माल्टोज के ऊपर जो काम करती है एंजाइम उसका नाम है माल्टेज, लैक्टोज के ऊपर जो एंजाइम काम करती है उसका नाम है लैक्टेज, और सुक्रोज के ऊपर जो काम करती है उस एंजाइम का नाम है सुक्रेज। तो ध्यान आपको यह रखना है कि पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया और डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। और यह भी ध्यान रखना है कि वो जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं अलग अलग हैं, वो जरूरी नहीं है कि सारी एक सी हो। जैसा कि हमने यहां पे देखा ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज भी हो सकता है, ग्लूकोज के साथ में ग्लूकोज भी हो सकता है और ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज भी हो सकता है। इसको आप एक दो बार लिख के याद रख लेना, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि वैसे है तो सारी की सारी चीजें सिंपल ही। तो अब बात करते हैं मोनोग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स की। यहां पर नाम थोड़ा चेंज है और इस एंजाइम का नाम है लाइपेज। और ये जो लाइपेज है इस मोनोग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स को चेंज कर देती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। देखिए ये फैटी एसिड्स प्लस फैटी एसिड में चेंज नहीं कर रही है, इसीलिए ये डाइसैकेराइड्स या जो दो मॉलिक्यूल हैं इसका विशेष महत्व है। और इतना महत्व है कि पैनक्रियाटिक जूस से जो आता है वो इनको दो चीजों के अंदर तोड़ देती है और उसके बाद के अंदर वो सारी चीजों को अलग करने का काम इंटेस्टाइनल सक्कस एंट्रिकस करता है। अब यहां पर जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो ये एंजाइम का नाम क्या होगा? न्यूक्लियोटाइडेजेस। और न्यूक्लियोसाइड्स जो है शुगर्स और बेस के अंदर कन्वर्ट होगी उसका नाम होगा न्यूक्लियोसाइडेजेस। इतना सिंपल है, मगर ध्यान रखना कहां कहां पर ये जो नाम है वो वही यूज हो रहा है और कहां कहां पर वो नाम यूज नहीं हो रहा है। हर चीज के अंदर यही फॉर्मूला लगाना मत शुरू कर देना, क्योंकि कई बार ये नहीं भी लगता है। जैसे यहां पर कोई मोनोग्लिसराइडेजेस नहीं था जबकि लाइपेज था। और ये तो शुरुआत है, आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगी। अब बिल्कुल लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहला जो ड्यूडेनम था, उसके बाद के अंदर जेजुनम और उसके बाद में इलियम, तीन हिस्से हैं। ड्यूडेनम के अंदर मोस्टली काम हो गया। जो जेजुनम और इलियम है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन का जो है मोस्टली काम है वो भी हो गया। ड्यूडेनम के अंदर मैक्सिमम एंजाइम्स आई और जेजुनम इलियम यानी कि जो नेक्स्ट जो पार्ट है स्मॉल ही इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बाकी जो दोनों पार्ट हैं उसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन का काम बहुत तेजी से हुआ और उसके बाद के अंदर चीजों को और आगे भेज दिया गया। कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये देखिए ये वाला डायग्राम हम दोबारा देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अब खाना आ गया है लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा डाइजेशन नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ना खाना डाइजेस्ट होगा ना एब्जॉर्ब होगा। वहां पर ज्यादा चीजें जो एब्जॉर्ब होंगी वो है पानी और थोड़े बहुत मिनरल्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन के दो मेजर फंक्शंस हम समझ सकते हैं। पहला तो एब्जॉर्प्शन होता है सम वाटर, कुछ मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स का। अब आप सोचोगे कि प्रकृति ने भी ड्रग्स को एब्जॉर्ब यानी कि जो हम दवाइयां लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या ऐसी पहले से ही टेक्निक बना रखी थी? नहीं, ऐसा नहीं होता।
बल्कि हम ऐसी ड्रग्स बनाते हैं जो कि पहले कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो, जाके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो। क्योंकि कई बार जैसे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही अगर कोई छोटा मोटा कोई अगर घाव हो गया है तो हम इस प्रकार की ड्रग बना सकते हैं उसके अंदर कि वो ऊपर से सीधा जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाए तो वहीं पर ही जाके वो रिलीज हो। इसके और भी बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं मगर उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, मगर हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे वाटर्स, मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। साथ ही के अंदर इसके अंदर म्यूकस सिक्रीशन भी होता है। म्यूकस किस लिए? क्योंकि पीछे से जो सामान आ रहा है उसको आगे धक्का मारने के लिए ल्यूब्रिकेशन करना जरूरी है। ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा तो वो फंस जाएगा वहां से, और फंसने की वजह से डैमेज हो सकता है। तो ये जो म्यूकस है इसका दो काम है, ल्यूब्रिकेशन है और इजी पासेज है, कि यानी कि सामान थोड़ा आगे के आगे निकलता जाए, रेक्टम के अंदर इकट्ठा हो और अगले दिन उसको निकाल दें। अब एक चीज जो छोटी सी डिस्कस करने वाली है कि ये सारा का सारा काम कोऑर्डिनेट कैसे होता है, मतलब ऊपर से जो सामान है नीचे कैसे जाता है। तो ये सारे के सारे जो हमारे नर्व्स हैं वो हमारे दिमाग से, स्पाइनल कॉर्ड से वो सारे अटैच होते हैं, वो एक का फीडबैक दूसरे को देते हैं और काम होता रहता है। मतलब उनको पता पड़ जाता है कि स्टमक का जो सामान है अब ये इंटेस्टाइन के अंदर आ गया है, तो इंटेस्टाइन को पता पड़ जाता है, वो बताती है, तो वहां से लीवर के पास में एक सिग्नल जाता है, पैनक्रियास के पास में जाता है और दोनों अपना जो सामान है वो इंटेस्टाइन के अंदर डाल देते हैं। जब इंटेस्टाइन का काम खत्म हो जाता है तो वो अपने आप जो सामान है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ अपने आप चले जाता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये काम कौन करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप बाद में पढ़ोगे, उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो करते हैं। और साथ ही के अंदर हमारा जो सेंस है, यानी कि आप बहुत अगर खुशबूदार कोई चीज सूंघ लेते हो, खाना अच्छा सा खाना है तो आपको भूख लगने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये भी पूरा का पूरा न्यूरॉन्स का जो सिस्टम है उससे होता है। सेंसेस हैं हमारे, सूंघने का सेंस है, खाने का सेंस है, खाना खा के हमारा पेट भर जाता है तो हमें पता कैसे पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आने वाले टाइम के अंदर तो हम जानेंगे ही, मगर इतना हमें अभी तक पता है कि अगर कोई अच्छा खाना बना हो और पेट भरा हुआ हो तो भी हमें दोबारा से भूख लग जाती है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम कहता है कि आने दो बढ़िया सामान है। तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने जाना कि जो स्टमक से इंटेस्टाइन में जो सामान आ जाता है, जो खाना आ जाता है, उसके साथ में क्या क्या होता है। स्टमक के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स के साथ में थोड़ा डाइजेशन हो चुका होता है, और पैनक्रियाटिक जूस और साथ ही के अंदर इंटेस्टाइनल जूस मिलकर उसके अंदर और डाइजेशन करना शुरू रखते हैं। जरूरी नहीं है कि पेट के अंदर सारा डाइजेस्ट हो ही, तो कुछ प्रोटीन्स हैं जो अनडाइजेस्टेड भी आ जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो डाइजेस्टेड भी अंदर आ जाते हैं। उन सभी के लिए पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होती हैं जिनके ऊपर वो डाइजेशन का काम करते हैं। प्रोटीन वाली एंजाइम्स के नाम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और ये सारी की सारी एंजाइम्स क्या काम करती हैं कि जो बड़ा पार्ट है प्रोटीन का उसको डाइपेप्टाइड्स यानी कि 2 यूनिट वाले पार्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनको भी डाइसैकेराइड्स यानी कि 2 यूनिट वाले पार्ट के अंदर एमाइलेजेस नाम की जो एंजाइम्स हैं वो इंटेस्टाइन में कन्वर्ट कर देती हैं, जो कि पैनक्रियाटिक जूस के साथ में आई होती हैं। और लाइपेजेस नाम की एंजाइम्स फैट्स को डाइग्लिसराइड्स के अंदर और मोनोग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। मोनोग्लिसराइड्स को भी आगे डाइजेस्ट होना जरूरी है एब्जॉर्प्शन से पहले, वो काम तो इंटेस्टाइन करती है। फिर खाने का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको भी न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियेज एंजाइम से। तो ये चारों के चारों काम जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के अंदर की तरफ हो रहे थे, और धीरे धीरे मूवमेंट्स के हिसाब से बीच वाला जो डाइजेस्टेड खाना है साइड में जाता है, सक्कस एंट्रिकस के कांटेक्ट में आता है जहां पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और यहां पर काम आता है म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो पैनक्रियाटिक जूस के बाद में जो इंटेस्टाइनल जूस है, जो सिक्रीशंस है, उसका जो सक्कस एंट्रिकस होता है वो डाइपेप्टाइडेज जो कि पैनक्रियास से निकलते हैं, डाइसैकेराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब के ऊपर एक्शन करते हैं। और अलग अलग एंजाइम्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं, उन एंजाइम्स का काम होता है उनको एंड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना और एब्जॉर्ब कर लेना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो चीजें एब्जॉर्ब होनी होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और फिर चला जाता है बाकी अनडाइजेस्टेड या ऐसा खाना जिसको डाइजेस्ट किया ही नहीं जा सकता, जैसे पत्तियां वगैरह होती हैं, फाइबर्स वगैरह होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर थोड़े निकाल लिए जाते हैं, मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं और सर्टेन ड्रग्स। साथ ही में लार्ज इंटेस्टाइन का एक मेजर काम है कि वहां पर भी बाकी एलिमेंट्री कैनाल की जगह वहां पर भी म्यूकस सिक्रीट हो रही होती है ताकि ल्यूब्रिकेटेड रहे सारा सामान और आगे की तरफ चलता रहे। अगर आगे की तरफ नहीं चलेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जो कि एक फिर बीमारी होती है जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। तो यहां पर आपका जो टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड है ये कंप्लीट हो गया। मैंने अपने हिसाब से सिंपलेस्ट वे के अंदर आपको बताने की कोशिश की है। आप ये जो तीनों वीडियो हैं वो एक ही बारी में देखिए या कैसे भी देखिए, मगर सीक्वेंशियल देखिए। और क्लास के अंदर जब ये टॉपिक शुरू हो तो पहले इसको देख के जाइए, क्लास में पढ़िए और फिर वापस आने के बाद में दोबारा से इसको देखिए, क्योंकि आपका जो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है।